आखिर आंद्रेई लोबोव हमेशा चीन में क्यों है? मैं हर किसी गले लगाने तैयार था। इंजन अजेय है थोड़ा। और एयरशिप पर हम 300% कमा सकते हैं। वाह, मुझे तो झुरझुरी हो रही है। ये तो अंतरिक्ष है। उस समय ये केवल आधे मिलियन का था। हाँ, सभी को नमस्ते। मैं यूलिया शिश्किना हूँ। आमतौर पर मैं बताती हूँ कि क्या चल रहा है, लेकिन आज मैं नहीं बताने जा रही बल्कि पूछने जा रही हूँ। आंद्रेई लोबोव बता रहे हैं। नमस्ते आंद्रेई। नमस्ते। नमस्ते यूलिया। गाना चाहिए। नमस्ते आंद्रेई लोबोव, ऐसा किया जाता है। नहीं, मैं आंद्रेई हूँ, लेकिन मैं प्रेरित नहीं हूँ। हम अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। पहला सवाल तुरंत। उत्पादन सहयोग संसाधन। हमें जानते हैं और भी नामों की कमी नहीं थी। सावेलमाश, सोलार ग्रुप वहां आ रहे हैं। हाँ, स्पेस एलमाश, ड्रिजबली भी आ गए हैं। अब संसाधन को भी समझना होगा, वे कौन हैं और वे इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रति कैसे हैं। नमस्ते। अच्छा सवाल है, मुझे यह पसंद है। देखिए, संसाधन एक सहयोग है। एक प्रकार का सहयोग जो कई उत्पादन को एक साथ लाता है। कंपनी स्टीन, जिसकी मैं निदेशक हूँ, संसाधन में शामिल है। एक और कंपनी, हाँ, फिर बेलोसोवो में विताली इवानोव की एक उत्पादन टीम है। वह भी संसाधन में शामिल है। यानी वह हमें कुछ मॉडल बनाने में मदद करता है। फिर फ्योदोर कॉन्स्टेंटिनोव की एक दिलचस्प टीम है। मुझे लगता है आप उसे जानते हैं। उनके पास मॉस्को में एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। देखिए, हम एक इंजन बना रहे हैं। विक्टर अरेस्टोव इसे हमें दे रहे हैं। हमें इसे आगे बढ़ाना है। हमें इसे कहीं लागू करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम दिमित्री दुआनोव के पास जाते हैं और कहते हैं, कृपया हमारे लिए इंजन का परीक्षण करें। यह प्रयोगशाला केवल उसके पास है, केवल सावेलमाश में। रूस में इससे बेहतर प्रयोगशाला ढूंढना मुश्किल है। यूरोप में इसका मूल्य $40,000 है। बस परीक्षण करना है। और संसाधन में और कौन लोग हैं? आपने जिन 3 नेताओं का नाम लिया, उनके अलावा वहां और कौन है? क्या ये कुछ इंजीनियर हैं? क्या ये लोग वास्तव में हाथों से काम करते हैं? मुख्य रूप से इंजीनियर ज्यादातर। सभी के पास उच्च शिक्षा है। जो तकनीकी भाग को संभालता है, दिमित्री, वह अभी सीधे मेरे साथ काम कर रहा है। ओलेग कोवालेव, जो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जिम्मेदार थे, अब पीटर्सबर्ग में हैं। लेकिन वह भी किसी न किसी तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। यानी हम बिखरे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ लोगों को इन कंपनियों के बीच निर्भरता और संगठन की कुछ संरचना जानने में दिलचस्पी होगी। बात यह है कि हाँ, जब सवाल उठता है कि मेरी वर्तमान वेतन कितनी है। सोलर ग्रुप में मेरी वेतन पर काम करते हुए लगभग 1 साल से अधिक हो गया है। इससे पहले का समय। हालांकि संसाधन मौजूद है, वाह। हाँ, लेकिन नहीं, संसाधन एक संघ के रूप में भी हाल ही में एज और स्टीन वह मौजूद है। हाँ, स्टीन, हाँ। मैं कंपनी स्टीन का निदेशक था और आज भी हूँ। मैंने स्टीन में विभिन्न तरीकों से कमाई की। या तो हम मशीनें बनाते थे और उन्हें बेचते थे, या हम कारों का ट्यूनिंग करते थे और उन्हें बेचते थे। और वहाँ कई विकल्प थे। अब मैं शायद एक सामान्य सवाल पूछूंगा। स्टीन, संसाधन, क्या सोलर ग्रुप की सहायक कंपनियां नहीं हैं? नहीं, ये स्वतंत्र संगठन है। जिन्होंने वहाँ कहें सानी बनाया। ये कंपनी स्टीन ने सानी बनाया और मैं व्यक्तिगत रूप से स्टीन कंपनी के निदेशक के रूप में लोगों को, मॉस्को वासियों, अमेरिकियों, भारतीयों, सभी को जो इस पार्क में आते थे, उन्हें ले जाकर अच्छा पैसा कमाता था। वैसे दरअसल किराए पर लेकर शानदार पैसे कमाए जा सकते हैं दोस्तों। बस सानियों पर ही आप बिना किसी समस्या के 4 लोगों के परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। सुनिए, लेकिन वहां आपको पहले ही कार्टिंग के सवालों से परेशान कर दिया गया है। स्लाव्यांका में पूरा प्रोकट कब होगा? स्लावियांके पर पूर्ण रूप से प्रोकट बनाना चाहिए, लेकिन शायद ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही एक डायरेक्टरी पर प्रोकट बनाना चाहता हूँ। हाँ, और मैं कोई भी कीमत रख सकता हूँ। यूलिया, क्या आपने कभी सोचा है कि एयरशिप पर्यटन से कितना कमाया जा सकता है? मैं भी आपके साथ एक ही गाड़ी में हूँ। मैंने देखा कि डायरेक्टरी पर सवारी करने की कीमत 76,000 रूबल है। 76,000 रूबल? क्या ये प्रति व्यक्ति है? हाँ। तो ये एक तरह का फिसलन भरा आंकड़ा है। इसे 3 गुना बढ़ाया जा सकता है और कोई भी इसे नहीं देखेगा। इसीलिए कमाई करना, देखिए, आजकल दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। जैसे कि नीचे बास्केट के साथ एयरशिप, है ना? इन्हें हवा के गुब्बारे भी कहा जाता है। हाँ, 25,000 रूबल। ओ, सोची में प्वारा, है ना?
और 40 कहें कालिनिनग्राद के ऊपर। हमारे पास तुला 25 है। तुला में 25 है ना। खैर, आपने तो एक साधारण सा लिया, लेकिन तुला में क्या देखना है और कालिनिनग्राद में क्या देखना है। सही है, हाँ। और इसी वजह से समुद्र तट बहुत बढ़ गई है सूची में, हालांकि सबसे सस्ता है। शायद प्रतिस्पर्धा अधिक है। चलिए वापस आपकी ओर, आपकी व्यक्तिगतता की ओर चलते हैं। क्या कोई रोमांचक कहानी है कि किस तरह किस्मत ने आपको सहयोग की ओर लाया? रोमांचक कहानियों की कोई कमी नहीं है। ये शुरुआत का समय था जब सरगेई सेमेनोव ने परियोजना शुरू की। यह प्री स्टार्ट था। यह 1 जून को हुआ। 3 जून को मेरा जन्मदिन है। मैं ऐसा बैठा हूँ, मुझे नहीं पता इससे क्या कहूँ। ये ग्रेनाइट से बनी एक बिस्तर थी। हाँ, हम क्रेट पर थे। यह एक पहाड़ी गांव है, शानदार खाना, बस कुछ अविश्वसनीय। तब यात्रा करना बहुत सस्ता था। यानी मैं तो उस संख्या को भी नहीं बताना चाहता। कौन सा साल? मज़ेदार है। मैं सोचता हूँ मैं वहाँ दौड़ रहा हूँ। क्या तुम ऐसे प्रोजेक्ट की कल्पना कर सकते हो? तो लेरा, ये लेरा मेरी पत्नी है। वह कहती है, तो क्या? मैं कहता हूँ, क्या मतलब? ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। मैंने उसी दिन किसी जगह सरगेई सेमेनोव के खाते में पैसे डाल दिए। जैसे तब कई लोग। हाँ, मैं ओबनिंस्क लौट रहा हूँ और मेरा अपना दुकान है। और ये सभी लोग, सभी निर्माणकर्ता जो कालुत्स्काया क्षेत्र में घर बना रहे हैं, विशेष रूप से बहु इमारतें, वे आते हैं। मैं उनसे कहता हूं, दोस्तों, क्या आप सोचते हैं हम कैसे रह सकते हैं? हम अभी निवेश कर सकते हैं। हमें पेशेवर निवेशक बनने की आवश्यकता नहीं है। हम वहां नहीं जानता $10,000 डाल सकते हैं और बस। और यह सुंदरता है। और इंतजार करें जब तक यह हमें लाभ नहीं देता। और यह स्पष्ट है, लोग वहां ले जाने लगे। तो आप तो साझेदार बन गए ही। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता कि कैसे जाना है। मैं उन्हें लिंक देता हूं, वे जाते हैं। और स्लुचाइनो मैंने उनमें से 15% प्राप्त किए। मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। वहां 15 है ऐसा लगता है। मैं ये भी नहीं जानता कि कितने। मुझे लगता है 7 है ना। मुझे नहीं पता साथी कौन है। ये सब बकवास है। चलो, हम आपका व्यक्तिगत खाता खोलते हैं। व्यक्तिगत खाता खोलता हूं और वहां मेरे पास पैसे हैं। सोचिए, ऐसा कहता हूं, लोग, फिर से सबको बुला रहा हूं, कहता हूं, आप देखिए, स्थिति ऐसी है, संक्षेप में मैंने आप पर कमाई की है। वे सब हंस रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर आप चाहें तो आप साझेदार बन सकते हैं। पता चला इसके लिए पैसे मिलते हैं। हाँ, पता चला इसके लिए पैसे मिलते हैं। जो मैंने बताया उसके लिए धन्यवाद। मैंने अपनी पत्नी के लिए एक बैग खरीदा। कुल मिलाकर उन पैसों के कारण मैंने अपने व्यक्तिगत खाते से एक भी पैसा नहीं निकाला। मैंने उन्हें परियोजना में शामिल कर लिया। यह एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी है। और इसके बाद ये सभी लोग मेरे चारों ओर हैं और उन्होंने हर तरह से मेरी मदद करना शुरू कर दिया। विटाली इवानोव ने कहा, चलो कुछ बनाते हैं, चलो कोशिश करते हैं। और हम शुरू हो गए। संक्षेप में, हम दोस्त बन गए। हम दोस्त बने और फिर सहयोग में चले गए। खुद परियोजना ने हमें और भी अधिक एकजुट किया। हमें इतना एकजुट किया कि हम अब एक सहयोग बन गए। तो ये सब चीन में ले जाने की आवश्यकता क्यों है? थोड़ा और, क्योंकि हम अब इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा धक्का देना चाहिए। यानी मैं हमेशा यह उम्मीद करता हूं कि लोग हमारे विकास का उपयोग करेंगे और उत्पादन शुरू करेंगे। लेकिन नहीं। कुछ प्रगति हुई है यहाँ 2 देशों में, बल्कि 3 में भी है। लेकिन फिर भी रूस के क्षेत्र में मैंने बस देखा कि रूस के क्षेत्र में नहीं है। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता। मुझे नहीं पता कि वे निवेशक हैं या बस राह चलते टिप्पणीकार। वे पूछते हैं, आंद्रेई लोबोव हमेशा चीन में क्यों हैं? वह रूस में प्रचार क्यों नहीं कर रहे? और रूस में मांग क्यों नहीं है? वहां उनके लिए एक अच्छा जवाब है। लेकिन आप सवाल पूछिए। चलिए आपसे शुरू करते हैं। लेकिन यह है तो एक खेल है, कौन बेवकूफ है? तुम बेवकूफ हो, मैं बेवकूफ हूँ। और वास्तव में यहाँ ऐसा लगता है कि आप अभी किसी के ऐसे डर की पुष्टि कर रहे हैं कि सब कुछ चीन में चला जाएगा। फिर से, सब कुछ नहीं। हम कहें, विटाली इवानोव की कार्यशाला को चीन नहीं ले जा सकते और वह कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ उसके पास काम की कोई कमी नहीं है। और अगर कुछ शुरू करना है तो हम खुद इंजन बना सकते हैं, हम खुद नियंत्रक बना सकते हैं। किसी देश के लिए जल्दी से शुरू करना जरूरी है। इस मामले में चीन किस बात के लिए अच्छा है? चीन में कहने के लिए दाता हैं। हम नाव के मोटर्स लेते हैं। एक दाता पहले से तैयार है, बिना इंजन के, बिना किसी चीज के, केवल शरीर।
चीन में अरेस्टोव DA-95S इंजन का उत्पादन कर रहा है। सभी पहले से ही 2 पदों का मिलान हो चुका है। हम उन्हें वहीं पर इकट्ठा कर सकते हैं, फिर हम इसे किसी भी देश में भेज सकते हैं और वहां व्यापारिक स्थान उन्हें वितरित कर सकते हैं। क्या रूस में ऐसी कोई संभावना नहीं है? रूस में मैं इंतजार कर रहा हूं, जब कोई कहेगा मैं तैयार हूं। तो ये टिप्पणी का जवाब है मुझे नहीं पता, ये नफरत है नहीं नफरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, निवेशक नहीं निवेशक, क्यों रूस में नहीं, क्यों चीन में? मैं कहता हूं अर्थव्यवस्था की गणना करें। रूस में कराधान बहुत जटिल है और इसके अलावा ये बहुत उच्च है। क्या चीन में आसान है? चीन में आसान है। तो जब हम निवेशकों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, आप अक्सर निवेशकों की मांग पर प्रसारण में आते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन लोगों की आत्मा किस बारे में दुखी है? उनके पास कौन से प्रश्न हैं? आपके अनुसार कौन से प्रश्न उपयोगी, दिलचस्प या बेवकूफ़ी के हैं? यहां मैं केवल ये नहीं बता रहा हूं कि मैं परियोजना में कैसे शामिल हुआ। और तभी निवेशकों और निवेशकों के भागीदारों को एक सवाल ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। ये सवाल उन्हें बहुत बार पूछा गया, क्यों हिस्से धुंधले हो रहे हैं? इतनी सारी लोग क्यों हैं? वे निवेश कर रहे हैं और हमें बाद में कुल मिलाकर कितना लाभ होगा? बहुत से लोग नाराज हो गए, यहाँ तक कि जो लोग मेरे चारों ओर थे उन्होंने कहा कि देखो, मैंने वहाँ $30,000 लगाए और अब उनमें से कुछ भी नहीं बचा। वास्तव में ये सच नहीं है। हमने एक शानदार इमारत बनाई है जो जेलेनोग्राद में विशेष आर्थिक क्षेत्र में काम करेगी। यह अपने आप में ही भव्य है। निवेशकों के सवालों के मामले में मुझे सबसे ज्यादा किस्मत मिली है। मुझे अपने दोस्तों, अपने साझेदारों और निवेशकों के साथ भाग्यशाली होने का अनुभव हुआ है। चलो हम तुरंत कह देते हैं कि अब आंद्रेई लोभोव उनके अनुसार 3 सबसे दिलचस्प सवालों का जिक्र करेंगे, जो आपने उस वीडियो के तहत पूछे थे, जिसका उन्होंने इस पॉडकास्ट की शूटिंग से पहले ऐलान किया था। 3 सबसे दिलचस्प सवालों को प्रस्तुत किया जाएगा, उनके उत्तर दिए जाएंगे और उनके लेखकों को सोलर ग्रुप की ओर से विशेष मर्चेंडाइज मिलेगा। प्रश्न अच्छे हैं। मेरी ऑडियंस अच्छे प्रश्न पूछती है जिनका उत्तर देना सुखद होता है। इसीलिए मैं पहले प्रश्न का तुरंत उत्तर देता हूं। व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वीडियो के 1 मिनट बाद ही वह पूछता है, नमस्ते आंद्रेई लोभोव। दिमित्री दुआनोव के इंजन काम करते हुए आपने कई देशों का दौरा किया। कौन सा देश आपको सबसे ज्यादा प्रभावित, आश्चर्यचकित किया? देखिए, मुझे वे देश पसंद हैं जो पारिस्थितिकी के लिए काम कर रहे हैं। यह अद्भुत है। बस उन देशों में यात्रा करना जहां लोग पारिस्थितिकी की परवाह करते हैं सुखद है। वहां चलना अच्छा है, देखना अच्छा है। ये क्रोएशिया है। ये पहला अंतरिक्ष यात्री है जो मैं विदेश गया। हाल ही में पिछले साल मैं मैसेडोनिया गया। और वे प्रकृति की परवाह करते हैं। बस वे इस झील के लिए बहुत चिंतित हैं। वे कहते हैं ये बायकल के बाद का झील है, ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है और ये बहुत अच्छा है। यह एक साफ झील है। उन्होंने मुझे दिखाया, झील से सीधे पानी भरकर पिया। मैं जोखिम नहीं लेना चाहता था क्योंकि पास में बत्तखें तैर रही थीं, लेकिन वे इस तरह से सोचते हैं और उनके बारे में आप समझते हैं, वे हमसे बहुत मिलते जुलते हैं। पहले वहाँ किरिल मेफोडी हैं, दूसरे ये लगभग रूसी भाषा है, तीसरे वे बहुत आत्मीय और मेहमान नवाज हैं। फिर उन्होंने जल्दी से एक टीम बना ली। इस टीम के साथ उन्होंने सर्दी में अपनी खुद की नाव बनाई। अगर आप उस नाव को देखते तो वह अद्भुत है। और क्या मोटर आपकी थी? मोटर हमारा था। और वह अभी भी है। अब हम उस क्षण के करीब पहुंच रहे हैं जब लोग कहेंगे हमें 100 मोटर्स दीजिए। मैं उन्हें कैसे दूं? रूस में कोई 100 मोटर्स बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चीन में कृपया, वही अरेस्तोव कहता है, मैं आपको 100 मोटर्स दूंगा, मतलब ये मोटर्स खुद। और मैसेडोनिया में क्या मैं सही समझ रही हूँ कि आप पारिस्थितिकी के बारे में बात कर रहे हैं कि वे वास्तव में नावों को इलेक्ट्रिक मोटर पर बदल रहे हैं? हाँ, इसीलिए वे पानी की शुद्धता के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, 2000 मोटर झील पर पैसे कमा रहे हैं। वे पेट्रोल से चलने वाले हैं। पर्यावरणविद वहां पहले से ही विरोध कर रहे हैं और हमें वहां बड़ी समर्थन मिल रही है। हमें पर्यावरणविदों का समर्थन प्राप्त है। हमें सरकारी अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है। ये तो बस यूं ही नहीं है कि वहां इलेक्ट्रिक नाव पर जाना है ना? यहाँ सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
अभी जब हम जेपेलिन के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने चीन में देखा कि लोग वहाँ 3 साल से दस्तावेज़ों को सरकारी स्तर पर पास कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ में ऐसा ही है। यदि आप कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं तो आपको दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि सब कुछ हो और सभी आवश्यक हस्ताक्षर और शर्तें साइन की गई हों। तो ये सवाल का जवाब है कि क्यों मैसेडोनिया, क्यों चीन, लेकिन हमारे लिए उन देशों में जो हम कर रहे हैं, उन्हें समझना आसान है, जहाँ इसकी आवश्यकता है, जहाँ इसकी माँग है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ किसी को झील पर कहो, मोटर वाली नाव लो, इलेक्ट्रिक मोटर वाली, तो वह कहेगा यार मुझे छोड़ दो, मैं ठीक कर रहा हूँ। इस सवाल में दिलचस्प कुछ नहीं है। यह सवाल है कि देश ने किस चीज से ज्यादा प्रभावित और आश्चर्यचकित किया। यहाँ मैंने मैसेडोनिया के बारे में बताया, हाँ ये अद्भुत है, लेकिन ये कई देशों में ऐसा ही है। लेकिन एक देश ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। अनुमान लगाइए कौन सा देश मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं लगभग हर जगह गया हूँ सिवाय ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका के। और हाँ, इस पर जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर भी मैं अभी तक नहीं गया हूँ। मैं जेपेलिन में जाऊँगा। तो अनुमान लगाओ, ये तो बहुत आसान है। तो ये आपके सामने ही है। ये रही एक बार फिर। हाँ हाँ हाँ, ये देश रूस ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इन यात्राओं से लौटते हुए मैं समझता हूँ कि वास्तव में सचमुच कोई बेहतर देश नहीं है। क्यों? जब मैं इस्तांबुल में विमान में बैठ रहा था और आप नहीं जानते, वहाँ रूसी लोग इकट्ठा हो रहे थे जो रूस जा रहे थे, मैं हर एक को गले लगाने के लिए तैयार था। जाहिर है यह मेरी आंखों में लिखा हुआ था। आप बस बहुत यात्रा करते हैं। नहीं नहीं नहीं। और आप जानते हैं, इस देश में यानी रूस में ढेर सारी संभावनाएं हैं। हमें करों से दबाया जा रहा है। हालांकि हमारे पास कई निराशावादी हैं, हालांकि हमारे पास अब अत्यंत अस्थिर स्थिति है। फिर भी इस देश में कई अवसर हैं। हम परियोजनाएं कर सकते हैं, हम पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। फिर भी सोलर ग्रुप द्वारा वित्त पोषित परियोजना पर विश्वास किया गया। कम से कम आपको 2 और सवालों को उजागर करना चाहिए। शुभ दिन आंद्रेई लोभोव। क्या यात्रा के लिए एक पारिवारिक जेपेलिन बनाना संभव है ताकि यह केवल करोड़पतियों के लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी उपलब्ध हो? जहां तक बात है कि यह करोड़पतियों के लिए नहीं है, मैं संदेह में हूं। ऐसा व्यक्तिगत परिवहन कितने में पड़ेगा? यह किस आकार का होना चाहिए? मान लीजिए सबसे कॉम्पैक्ट विकल्प, सुरक्षित और ऐसा ही कुछ। ठीक है, देखिए, सबसे छोटा जितना मैं जानता हूं, यह एक नियंत्रित एकल सीट वाला एरोस्टेट है जिसका आकार 25 मीटर लंबा और 8 मीटर व्यास में है। इसे साधारण लोगों के लिए बनाना, तो चलिए, हमारे पास हर कोई कार नहीं खरीद सकता, है ना? या स्कूटर, है ना? हर कोई इलेक्ट्रिक भी नहीं खरीद सकता। और वह कहेगा, हाँ, मैं बेहतर होगा कि मैं बंधक चुका दूं बजाय इसके कि मैं स्कूटर खरीदूं। इसीलिए किसी भी स्थिति में एयरशिप एक ऐसा वस्तु है, मैं सोचता हूं यह विलासिता से संबंधित होगा। हाँ, यानी यह पारिवारिक होना चाहिए और यह पारिवारिक होगा। मैंने चीन में एक व्यक्ति से मुलाकात की। यह व्यक्ति रूस में मशीन निर्माण का काम करता है। उसने मुझे बहुत कुछ बताया। उसने कहा, अगर मैं अभी फिर से व्यापार में जाता तो मैं वास्तव में निश्चित रूप से मशीनों से नहीं जुड़ता। मैं अपने सभी मशीनों को बेच दूंगा और ये सभी पैसे एक डायरेजेबल में लगा दूंगा, क्योंकि मशीनों पर हम 5% कमा सकते हैं जबकि एयरशिप पर हम 300% कमा सकते हैं। यही सवाल का जवाब है। यदि हम व्यवसायियों की दृष्टि से एयरशिप के निर्माण को देखें तो पारिवारिक एयरशिप का निर्माण करना चाहिए। इन्हें बनाया जाएगा, ये केवल पर्यटन में नहीं होंगे बल्कि हर जगह होंगे, लेकिन इन्हें खरीदने वाले लोग धनवान होंगे। तो जैसे जेट्स। मैं इसकी तुलना नहीं करता। मैं हमेशा याचों की तुलना करता हूं। वे सतह पर चलती हैं। यहाँ हवा है, यह वही स्थान है, यह वायु में है और हम महासागर के सबसे गहरे हिस्से में हैं, इस वायु के महासागर में। और हम इन जेपलिनों में, जैसे कि पनडुब्बियों में हैं। हम स्ट्रेटोस्फियर की निचली परतों में उठ सकते हैं। यह सतह होगी। हम 300 मीटर तक देख सकते हैं। यह सबसे गहरा स्थान होगा कि यहाँ हमारे नीचे क्या है। पहले डायरेक्टेबल हवा में उड़ने से पहले ही थोड़ा जैसे खरीदे जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं,
वे कतार में लग रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कौन जेपेलिन का उत्पादन करेगा और वे इसे खरीद लेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूं। तीसरा, अगर जेपेलिन के बारे में बात करें तो जोल्कोव्स्की के जेपेलिन के बारे में राय दिलचस्प है। उन्होंने लिखा था कि अगर इसे चांदी और सोने से बनाया जाए तो भी यह लाभप्रद होगा। यह स्पष्ट है कि विज्ञान आगे बढ़ गया है। और इसी तरह मेरे पास कालुज्स्काया ओब्लास्ट में एक पसंदीदा शहर है। इसका नाम बोरोव्स्क है। मैं वहां बहुत सारी फिल्में बनाता हूं, प्रयोग करता हूं। और वहां सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं है, वहां जोल्कोव्स्की का स्मारक है। और जब ये सब एक साथ होता है, जब ये रॉकेट जैसा कि VDNH में है लेकिन छोटा है और नीचे जोल्कोव्स्की ऊन के जूतों में बैठा होता है और उसी समय वहां रहते हैं, पुराने विश्वासियों का नाश किया गया और ये सब एक ही जगह पर है। ये वह शहर है जो एकजुट करता है। ऐसे खड़े होते हैं, देखते हैं और सोचते हैं, ये रूस का आतंक और उसकी खुशी, रूस की महानता है और ये सब एक ही जगह पर है। वास्तव में इसे समझना मुश्किल है, एक छोटे से गांव में। हाँ, और सब कुछ इस तरह है। इसलिए मेरे लिए जोल्कोव्स्की बस एक व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने कहा, दोस्तों यह लाभदायक है, तो बिना देखे आगे बढ़ा जा सकता है। बस इसी कारण से, क्योंकि जोल्कोव्स्की ने ऐसा कहा, मैं केवल इसी कारण से जेपेलिन परियोजना में शामिल हो जाऊंगा। बस जोल्कोव्स्की ने कहा, मैं तुरंत पैसे लगाता हूं, क्योंकि ये जोल्कोव्स्की ने कहा, तो मैं ऐसे ही बना हूं। और टुक टुक की बिक्री एशिया में शुरू हुई। ये बहुत दिलचस्प है। जब आप कारों के लिए किट्स पर काम करेंगे या यह तकनीकी रूप से जटिल है? देखिए, हाल ही में विक्टर अरेस्टोव के साथ एक वीडियो आया है। हम चीन में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चीन योजनाबद्ध तरीके से विकसित हो रहा है। अगर हम 90 के दशक में सीधे इस कठोर पूंजीवाद में चले गए, कोशिश की और वहां पहुंच गए, तो उन्होंने समाजवाद को नहीं छोड़ा। उन्होंने बस दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए और आज वे जहां पहुंचे हैं वहीं पहुंचे हैं। जिस कंपनी में मैं था, जहां मुझे प्रस्तुति दी गई थी, वह जेपेलिन पर्यटन व्यवसाय है और भी वे काफी दूर तक पहुंच चुके हैं। उनके पास पहले से ही एक प्रमाण पत्र है। वे आज के दिन जेपेलिन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे हमारी बुद्धि चाहते हैं। मेरे पास अभी भी, जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ा, मैंने पेंटिन पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। मेरे पास सबसे अच्छे शिक्षक हैं। मुझे बोल्दिरेव याद हैं, जिनकी मैंने 8 बार परीक्षा दी, उन्होंने मुझे निष्कासित नहीं किया। मुझे मिखेव याद हैं, जो वहां विभागाध्यक्ष थे, जिनके साथ मैंने अपना डिप्लोमा किया, गैस स्नेहन के साथ स्लाइडिंग प्रेसिजन सपोर्ट्स पर। मुझे चुफिस्तोव याद है, उसके भाई ने मशीन के हिस्सों पर ऐसे आंकड़े पढ़े जिन्हें मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकता और जिन्हें मैं कैलकुलेटर पर भी सही तरीके से नहीं डाल पाऊंगा। मैं फिर भी गलती करूंगा। वह ऐसा सोचता है, फिर अचानक आधे में रुक जाता है, बस ब्रेक। तो ब्रेक शुरू होता है, वह इसी जगह से शुरू करता है। सोचिए कितनी याददाश्त है, कितने लोग हमें सिखाते थे, और ये लोग ऐसे ही लोग जैसे आज चीन को चाहिए। पहली बात जो वे पूछते हैं, क्या आप हमारे लिए थोड़ा भौतिक विदों की व्यवस्था कर सकते हैं? हमें गणितज्ञों की कमी है। चीन में अब कारों पर व्हेल बनाई जा रही हैं, यानी आप इस व्हेल को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को भी जानता हूं, वह इगोर कोरखोव है। उसने इस साल की शुरुआत में मास्को के किसी हवाई अड्डे के लिए ईंधन टैंकरों के लिए एक व्हेल खरीदी, यानी ऐसी व्हेलें बनाई जाती हैं। और वहां एक सवाल इंडोनेशिया के बारे में भी था, और ठीक यही, इलेक्ट्रोबाइक। हाँ, तो चलो थोड़ा और पढ़ते हैं। मैं सड़क पर इलेक्ट्रिक बाइक कोयुए लयुए अधिक देख रहा हूँ। नए मॉडल कोई भी पेट्रोल को इलेक्ट्रिक में नहीं बदल रहा है। मैं हमारी तकनीक पर बाइकों के पुनः उपकरण में किसी तरह से भाग लेना चाहता हूँ। क्या इसमें आर्थिक दृष्टि से कोई मतलब है? हाँ, है, लेकिन हर बाइक के लिए नहीं, हर देश में नहीं। यानी मान लीजिए, हम बाइक नहीं लेते, हम पूर्व युगोस्लाविया लेते हैं। सैकड़ों हजारों नावों के इंजन जो बिल्कुल नहीं बदले हैं, वे अजेय हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उन्हें इलेक्ट्रिक विषय पर फिर से तैयार किया जाए। कृपया, बाजार खुला है, आइए इसे फिर से बनाइए। वही इंडोनेशिया में बाइक चुनिए। मुझे नहीं पता, मैं इंडोनेशिया में था। मैंने हजारों विभिन्न बाइक देखी। आज के लिए कालीमंतन द्वीप, कालीमंतन का उत्तर, वहां उल्लीन है,
जो हमारा साझेदार है, उसके आदेश पर एक सौर नाव बनाई गई। पास में एक संस्थान भी जुड़ गया। वह इस नाव को ड्रोन बना रहा है, यानी यह एक रेडियो नियंत्रित नाव का मॉडल होगा। हमारे इंजन के साथ, और व्यक्ति इसे उत्पादन में लाना चाहता है, इस पर व्यवसाय करना चाहता है, यानी वह स्वतंत्र रूप से इस क्षेत्र का अध्ययन करता है। यहाँ मोटरसाइकिलों के साथ भी वही स्थिति है। यहाँ विक्टर अरेस्टोव हैं, जिनसे एक कंपनी ने ठीक इसी तरह से संपर्क किया है, जो कि इंडोनेशिया से है। वहां भी एक सवाल था, क्यों हमारे इंजन? क्योंकि इंडोनेशिया में पहाड़ी क्षेत्र है, और बस इंजन किसी भी पहाड़ी पर 20 डिग्री से थोड़ा सा अधिक नहीं चढ़ सकते, और हमारे मोटर्स स्लावंका के साथ इसे आसानी से करते हैं, उठते हैं। इसलिए इंडोनेशिया के लोग चीन आते हैं, इन मालवाहक मशीनों को देखते हैं और कहते हैं सब कुछ शानदार है, बस हमें वहां आपका इंजन लगा कर दें। यहाँ तो वास्तव में भविष्य की ओर 7 मील के कदमों से बढ़ रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि अगले दशक में एक 3 स्तरीय पारिस्थितिक रूप से स्वच्छ उत्पाद बनाना संभव है? उदाहरण, हमने कैंटीन में खाया, शहर से बाहर गए, पहाड़ पर उड़ान भरी और झील पर मछली पकड़ने उतरे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सबसे पागल विचार हमेशा जीवन में साकार होते हैं। अगर हम अपने लिए जेपेलिन नहीं खरीद सकते, तो क्या हम उसे थोड़ा किराए पर नहीं ले सकते? सही है। हम केवल किराए पर ही नहीं, बल्कि इसका उपयोग ट्राम की तरह भी कर सकते हैं। यानी हमने खाना खाया और उसी जेपेलिन में पहाड़ के पार उड़ गए। इसीलिए यदि स्लाउंकी का इंजन इलेक्ट्रिक कार में लगाया जाए, तो इसके लिए कंट्रोलर का नया सॉफ्टवेयर बनाना आवश्यक है। इस छोटे ट्रक के उदाहरण में केवल मोटर को बदल दिया गया। इस छोटे ट्रक के लिए न केवल मोटर बदलनी होगी, बल्कि कंट्रोलर भी बदलना होगा। चीन समकालिक मोटरों के लिए कंट्रोलर बनाता है, लेकिन हमने अब अपना खुद का कंट्रोलर विकसित कर लिया है। सान्या से पूछा जा रहा है, क्या उसे छोड़ चुके हैं? वह संग्रहालय की वस्तु की तरह है। उन्होंने खुद को नहीं छोड़ा, वे अकेले नहीं हैं। वैसे स्लीज की संख्या बहुत है, उनके पास 3 स्लीज हैं, और वे सभी विभिन्न संरचनाओं में, कुछ पर 85वां मोटर है, जबकि कुछ पर 90वां मोटर है। लेकिन हम उन्हें व्यवसाय के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। बस अभी पुरानी तकनीक बेचते समय, हाँ, हमारे पास वहाँ बहुत सारी तकनीक इकट्ठा हो गई है। कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने से छुटकारा पाना आवश्यक है। इसलिए कृपया इच्छुक लोग, यदि कोई चाहता है तो वह स्लीज खरीद सकता है और उन पर व्यवसाय जारी रख सकता है। और अलेक्जेंडर लिखते हैं, मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ। मैं एक छोटे एसयूवी प्रकार की इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना देखता हूँ, लेकिन सरकार जरूरतमंदों को पुनर्वास के लिए परिवहन साधन प्रदान नहीं करती। क्या इस दिशा में कुछ योजना बनाई जा रही है? हमारे देश में विकलांगों की समस्या वास्तव में एक गंभीर मामला है, और यह समस्या बढ़ती जा रही है। 64 में ये युद्ध के 19 साल बाद है। मुझे बहुत सारे विकलांगियों की भी और याद है, यानी युद्ध के बाद का समय, युद्ध के 20 साल बाद, युद्ध के 25 साल बाद। वहां बहुत से लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, और ये मेरा बचपन है। मैंने यह सब देखा है, ये दर्द है। मुझे परियोजना सोलोमाश में और क्या पसंद आया? पहला काम जो दमित्री दुइनोव ने किया, वह था विकलांगों के लिए मोटर व्हील का पेटेंट कराना। एक और, हाँ, मुझे याद है, वैसे यहां पर ही है, ठीक है, प्रस्तुति पर। लेकिन फिर भी कौन? हमेशा सवाल उठता है, इसे कौन समर्थन देगा? इसे कौन व्यवस्थित करेगा? जैसे कि सर्गेई सेमेनोव कहते हैं, दोस्तों, यह तो बस इतना आसान है। यह बस किसी प्रोजेक्ट के लिए संगठित होना और पैसे इकट्ठा करना है। उठिए और कोशिश कीजिए, यानी किसी को उठकर कोशिश करनी होगी। लेकिन स्लावंका इंजनों के संदर्भ में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो इस पर गहराई से काम करे। आंद्रेई लोभोव, सर्गेई सेमेनोव, दिमित्री डुइनोव से कुछ मांगा जा सकता है। लोगों के पास बहुत कुछ है। व्यक्ति की आवश्यकता है जो मुद्दे को समर्पित करे। प्रेरणा के बारे में और फिर सपनों के बारे में। प्रेरणा के बारे में एक सवाल है, आपने अनुशासन कैसे प्राप्त किया? आपको क्या प्रेरित करता है? आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, आपको लिखते हैं और आप सकारात्मकता का संचार करते हैं। वैसे आपके काम के लिए धन्यवाद। और अब बताएं, रहस्य क्या है? प्रेरणा क्या है? भविष्य की ओर आशावादिता से देखना वास्तव में बहुत आसान है। यही कारण है कि आशावादी लोग लंबे समय तक जीते हैं। हंसी यहाँ, ठीक है, यही तो आशावाद है, यही वह चीज है जो पसंद आती है। जैसे कि व्लादिमीर इलिच लेनिन
उल्यानोव ने कहा, समाज में जीना और समाज से मुक्त होना संभव नहीं है, लेकिन साथ ही मैं वास्तव में स्वतंत्र रहना पसंद करता हूं, अपने सपनों में, अपनी रचनात्मकता में स्वतंत्र। और जब आप कुछ रचते हैं, उस क्षण सब कुछ संभव हो जाता है। थोड़ा मुझे जेपेलिन और एरोस्टैट के बारे में क्यों पता है? क्योंकि लगभग 10 या 15 साल पहले मैंने एक एरोस्टैट खरीदने की इच्छा की थी। मेरे पास एक बड़ा भूखंड है जहां 3-4 एरोस्टेट आसानी से समा सकते हैं, और मैं एक खरीदना चाहता था। मैंने एक कंपनी खोजी जो उन्हें बनाती थी। उस समय इसकी कीमत केवल 5 लाख थी, और जब जेपेलिन को लॉन्च किया गया तो मैंने सोचा, वाह, एक नियंत्रित गुब्बारा, जेपेलिन। और उसी समय एक मार्ग है जिसमें मैं लंबे समय से जाना चाहता हूं। यह पूतोराना का पठार है। ये कहाँ है? यह ओरल के पार है। वहां एक ऐसा स्थान है जहां दुनिया का सबसे बड़ा पानी का भंडार जमा है। वहां बेसाल्ट की पहाड़ियां हैं जो पूरी तरह से वनस्पति रहित हैं। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो मंगल ग्रह जैसा लगता है। तो आप सोचिए, आप सतह के ऊपर तैर रहे हैं, 4 फ्रांस, हाँ, और यह सब पानी है, झरने हैं, सुंदरता है, और आप यह सब 100-200 मीटर की ऊंचाई से देख रहे हैं। हमने पूतोराना पठार को देखा, फिर आगे बढ़े जहां चीनी लोगों ने जंगलों को काटा था। हम बाइकल पहुंचे, हाँ, और उत्तरी ध्रुव पर भी गए। इस दौरान आप आरामदायक और गर्म महसूस करते हैं। आपके नीचे सफेद भालू दौड़ते हैं और हिरणों के झुंड हैं, याकुतियां। असीमित मार्ग जो वास्तव में और काम भी किया जा सकता है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, अंतरिक्ष है, सच में अविश्वसनीय कुछ है। तो अगर आंद्रेई को आपके प्रस्तावित मार्गों से झुरझुरी महसूस होती है, तो वह कुछ विजेताओं का चयन करेगा। बताएं, आप किस दिशा में जेपेलिन पर जाने का सपना देखते हैं? 1 सप्ताह बाद आंद्रे एक दिलचस्प दिशा चुनेगा, और एक और सप्ताह बाद एक और दिशा, और 2 विजेता होंगे। क्या सच में? ठीक है, हम चुन लेंगे। या तो मैं चुनूंगा या हम एंड्रे के साथ मिलकर किसी तरह से समझ लेंगे। चलो हम चुनते हैं। शर्तें बहुत सरल हैं। हमेशा की तरह आपको जेपेलिन चैनल पर सब्सक्राइब करना होगा, टिप्पणी छोड़नी होगी, और फिर यदि आपकी टिप्पणी सबसे ज्यादा पसंद की गई तो आपको जेपेलिन के साथ एक विशेष हुडी मिलेगी। दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच डुइनोव ने इस सवाल का जवाब सेमेनोव को दिया था, और सर्गेई सेमेनोव ने मुझे इस सवाल का जवाब दिया है। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या डुइनोव के इलेक्ट्रिक मोटर पर एक जेपेलिन लॉन्च करना संभव है? क्या इसका मतलब है कि एक कंपनी के संसाधनों दूसरी कंपनी के संसाधनों से? हाँ। क्या यह संभव है? शब्द के अनुसार हाँ। संसाधनों की कंपनी वह पहले से ही यह कर रही है। हम पहले से ही इस सहयोग में हैं। अब केवल डुइनोव का इंजन जेपेलिन पर लगाना बाकी है। बिल्कुल, अगर वहां इंजन होंगे तो यह हमारे लिए फायदेमंद होगा। ये एक बड़ा ऑर्डर होगा। हम वहां मोटरें बेचेंगे बहुत अच्छे दामों पर। हम सोवी मशीन को एक अनुरोध भेजेंगे। दमित्री अलेक्सांद्रोविच इंजन बनाएंगे, है ना? ये इसे बनाएगा, इसे दिखाएगा, डिजाइनर देखेंगे, इंजीनियर देखेंगे, कहेंगे शानदार है, हम इसे रखेंगे। बस कोई सवाल नहीं। हम जमीन पर लौटते हैं पीसी रिसोर्स में। ये थोड़ा और दिलचस्प है कि परीक्षण कैसे किए जाते हैं। मैंने देखा कि आप कार्टिंग पर काम कर रहे थे। बहुत दिलचस्प है, सब कुछ स्पष्ट है, बस आप पहले से ही पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। और जब हमें यह परीक्षण करना होता है, हम पढ़ते हैं कि उच्च प्रभावी इलेक्ट्रिक मोटर की दक्षता अधिक होती है, मोटर अजेय है, सस्ती है, और इसका संचालन आसान है। आप इस तुलना को कैसे करेंगे एक मानक पेट्रोल इंजन के बीच, जिसे आप किसी बोश इलेक्ट्रिक आरा से खरीदते हैं, और उन मापदंडों के आधार पर जो इस इलेक्ट्रिक आरा के समान हैं, आप कुछ चुनते हैं और उसके लिए स्लाव्यांका बनाते हैं। आप कैसे बस 2 उत्पादों की तुलना करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, या फिर और भी, या फिर कुछ और? तो यह स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठ रूप से केवल प्रयोगशाला में ही तुलना की जा सकती है। हाँ, इसी कारण से इलेक्ट्रिक इंजनों की तुलना की गई थी। फिर से एक कंपनी, वहां एईजी, वहां सीमेंस और स्लाव्यांका की तुलना की गई। यह तुलना वस्तुनिष्ठ होगी
क्योंकि इसे प्रयोगशाला में किया गया है। सामान्यतः तुलना करना मुश्किल है क्योंकि पेट्रोल कार्टिंग्स बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, उनके पास गियर बॉक्स होता है। हमारे इलेक्ट्रिक में गियर बॉक्स नहीं है, हम स्विच नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ सेटिंग्स के माध्यम से ऐसा करते हैं ताकि अधिक गर्मी न हो। हमारे लिए यह सभी तुलना बहुत ही अत्यधिक व्यक्तिपरक है। फिर यह किस आधार पर कहा जाता है कि प्रभावशीलता उच्च है और कपेदे इतना बार आया है? क्या यह किसी तरह से जांचा जाता है? जब कहा जाता है कि कपिदे इतना बार आया, तो यह विक्टर अरेस्टोव द्वारा 90वें मोटर पर किए गए शोध का परिणाम है और वह कहते हैं कि यह सेरेंथ्री एनाइम है। वह इस ग्राफ को बनाता है और इसे तुलना की जा सकती है, दिखाया जा सकता है, देखा जा सकता है। प्रयोगशाला में है, लेकिन ये सारी चीजें मेरे लिए इन्हें छू नहीं सकता। मैंने कार्टिंग में बैठा, हाँ पेट्रोल वाली, पैडल पर दबाया और मैं महसूस करता हूं कि मैं चल रहा हूं। फिर मैं इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठा, हाँ बेरी, तो मैं स्लावियनका के साथ इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठता हूं। वाह, दिलचस्प। वहां सेटिंग्स बदल दी और भी दिलचस्प। और बस इसी तुलना के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ, स्लावंका का जीना एक स्थान है, यह प्रभावी है, लेकिन केवल तुलना में। अंतिम प्रश्न जिसे हम समय पर पूछ सकते हैं यह है कि स्लावंकी इंजनों का उपयोग कैसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा कर सकता है और जेपेलिन के उड़ान के दौरान ऊर्जा खपत को कैसे कम कर सकता है। मैं तो केवल अनुभव के आधार पर ही बात कर सकता हूं। देखिए, स्लावियांका पर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक CX100 पर, हाँ नीले रंग में, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बचत विशाल है। वह हवा में कितना आर्थिक होगा मैं ये नहीं कह सकता। जमीन पर, हाँ पानी पर, हाँ, लेकिन हवा में मेरे पास ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई डेटा नहीं है। हाँ, अभी नहीं। और मैं ऐसा सोचता हूं कि वायु इंजन के लिए, विशेष रूप से उस इंजन के लिए जो हवा में इस पंखे को घुमाएगा, एक ऐसा मोटर चाहिए जिसे शून्य से विकसित किया जाना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि ये सभी मौजूदा पहलों के आधार पर है? मेरे विचार में जो लोहे का उत्पादन पहले से हो रहा है उसके आधार पर यह कोई यूटोपिया नहीं है, लेकिन यह हवा के लिए नहीं है। थोड़ा वहां ठंडक है, यानी इंजन को शुरू में पानी की जैकेट के साथ जारी हो। इंजीनियरों को नियुक्त करना होगा, उन्हें पैसे देने होंगे, उन्हें शून्य से विकसित करना होगा। बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह उत्साह और प्रेरणा के साथ। आज हमारे साथ आंद्रेई लोबोव थे। दोस्तों, साथियों, अगर आपका सवाल नहीं पूछा गया है तो नाराज मत होइए, क्योंकि हम कुछ सवालों का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, जैसे कि वित्तीय संभावनाओं के बारे में। इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास शराब नहीं है। मतलब कल की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। ओह, किसी को भी दिमाग मत बांटो, केवल हमारे सब्सक्राइबर टिप्पणीकारों को ही हुडी बांटो। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्द ही किसी नए परीक्षण में मिलेंगे। मैं आपको हमेशा परेशान करता रहूंगा। हाँ, किसी भी जगह। आपके साथ थी यूलिया शिश्किना, आंद्रेई लोबोव। सभी को अलविदा। धन्यवाद, सभी को अलविदा। फिर मिलेंगे।